प्री पीएचडी कोर्स वर्क के विद्यार्थियों के लिए आज के लेक्चर का टॉपिक है इन्वायरमेंट इकोनॉमी इंटर रिलेशनशिप, पर्यावरण अर्थशास्त्र अंतर संबंध। ये टॉपिक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के पेपर का आधार है। एक एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरणीय समस्याएं देखी गई, अनुभव की गई, जिसके बारे में वैश्विक चिंता 1960 के दशक में बढ़ी, जहां 1960 के दशक में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का जन्म होता है, वहाँ सबसे पहली ये बात सामने आई कि जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसका जो केंद्र बिंदु है, उसका जो कारण है, वो है आर्थिक क्रियाएं, कंजम्पशन और प्रोडक्शन की। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, दीज आर द टू बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसलिए अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बेहतर और ज़रूरी सरोकार बनता है एनवायरनमेंट की स्टडी का। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जब इसका लिटरेचर डेवलप हुआ तो उसकी परिभाषा में भी दो बातें आईं, और वो ये, पहली बात, जैसा कोस्टार्ड ने कहा कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स वो है जो पर्यावरण और अर्थशास्त्र के अंतर संबंध का अध्ययन करती है और उन उपायों और सुझावों को बताती है जिससे ना तो पर्यावरण में कोई अवरोध हो, ना तो पर्यावरण प्रदूषित हो, और न ही आर्थिक विकास अवरोधित हो। अर्थात इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के अंतर संबंध को बताने के साथ साथ इस बात की भी व्याख्या करेगी कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऐसे क्या उपाय और तरीके हो सकते हैं जिससे इन्वायरमेंटल क्वालिटी भी मेंटेन रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम भी चलता रहे। कोलस्टार्ड की इस परिभाषा, चार्ल्स डी कोलस्टार्ड, इनकी परिभाषा से ही स्पष्ट है कि प्रॉब्लम है। पिछले लेक्चर में मैंने इसका जिक्र किया था। प्रॉब्लम ये है कि हम पर्यावरण से आर्थिक क्रियाओं के लिए जो कुछ भी लेते हैं वो सब अच्छा है, और आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरण को जो कुछ भी देते हैं वो सब खराब है। पर्यावरण जब तक उसको आत्मसात करता रहा तब तक ये काम चलता रहा, लेकिन जब पर्यावरण की हमारे अपशिष्ट को समाहित करने की क्षमताएं सीमित होने लगीं, तब उसका बुरा प्रभाव मेरे ही ऊपर पड़ने लगा, हमारे ही ऊपर पड़ने लगा। तो अर्थशास्त्र के और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन ये स्पष्ट करता है कि प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो फिर दूसरी बात, हम क्या करें जिससे कि दोनों काम हो सकें। क्यों दोनों काम हो सकें? अरे भाई, आर्थिक क्रियाओं को कम कर दीजिए, पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ जाएगी, पर्यावरणीय समस्याएं घट जाएंगी। सॉल्यूशन नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है हमको दोनों चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए, एनवायरमेंटल क्वालिटी भी चाहिए, लेकिन एनवायरमेंटल क्वालिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में विरोधाभास है। हम आर्थिक वस्तुएं और सेवाएं चाहते हैं, प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, हमको संतुष्टि मिलेगी। इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हमको पॉजिटिव यूटिलिटी देती हैं, मार्शल का कंसेप्ट। कंज्यूमर को यूटिलिटी चाहिए, यूटिलिटी मिलती है
गुड्स सर्विसेज के कंजम्पशन से, उनके यूज से। इसलिए हमें आर्थिक विकास चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आर्थिक वस्तुएं और सेवाएं होंगी, हम उनको खरीदेंगे, उनका उपयोग करेंगे, उनका उपभोग करेंगे, हमको संतुष्टि मिलेगी, हमारी पॉजिटिव यूटिलिटी बढ़ेगी। ये पॉजिटिव यूटिलिटी है। लेकिन जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव यूटिलिटी जनरेट होगी, उसका एक साइड इफेक्ट है, और वो ये कि हर प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटी का जो एंड है, जो है एंड, अंत परिणाम है, वो एंड प्रोडक्ट है वेस्ट। वो वेस्ट एनवायरनमेंट में जाता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कंजम्पशन, जितना ज़्यादा पॉजिटिव यूटिलिटी, अंत में उससे जो बच के पर्यावरण में गया, उसने क्या क्रिएट किया? पर्यावरणीय गुणवत्ता को खराब किया। और वो क्या है? निगेटिव यूटिलिटी। यानी कि हम एक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाकर उनके यूज से, उनके प्रोडक्शन से पॉजिटिव यूटिलिटी लेते हैं, ये हमें चाहिए। लेकिन ऐसा करने की प्रक्रिया में निगेटिव यूटिलिटी भी जनरेट होती है, जो नहीं चाहिए। ये समस्या हो गई। दिस इज ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, एनवायरमेंटल क्वालिटी कम होगी। और अगर आप एनवायरमेंटल क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कम कर दीजिए। विरोधाभास ये है, हमें दोनों चाहिए। हमें यह भी चाहिए कि आर्थिक वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों, हमको पॉजिटिव यूटिलिटी मिले, और हम ये भी चाहते हैं कि इन्वायरमेंटल क्वालिटी बेहतर रहे। लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, इसलिए कुछ बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। दिस इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी। यही बात बहुत ही सामान्य भाषा में सामने आ जाती है जब हम ये कहते हैं अर्थव्यवस्था को, मानवीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब टू बेसिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। आर्थिक क्रियाओं को चलाने के लिए जो कुछ भी हमको चाहिए, हमारी मानवीय अर्थव्यवस्था तभी चल सकती है जब पर्यावरण हमको कुछ देता है। एनवायरनमेंट के फंक्शंस की बात अभी हम बाद में करेंगे। और जब पर्यावरण हमको देता है, हमारी मानवीय अर्थव्यवस्था चलती है, हमको मिल गया। हमने जो साइड इफेक्ट दिया वो है वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, गैसेस वेस्ट। और जब पर्यावरण उसको समाहित करने की अपनी क्षमता में अक्षम हो गया तो उसका इफेक्ट हुआ पोल्यूशन, सॉलिड पोल्यूशन, लिक्विड पोल्यूशन, गैसेस पोल्यूशन। इसलिए जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका एक सबसे बड़ा संबंध इकोनॉमिक से ही है। इसीलिए चार्ल्स डी कोलस्टॉड ने अपनी परिभाषा में बड़ी सही बात कही, और अन्य भी जो परिभाषाएं हैं उनमें भी यही बातें हैं कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का संबंध किस बात से है। पहली ये चीज़ कि वह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के अंतर संबंध का अध्ययन करे, बताए हाउ इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी आर इंटर रिलेटेड। और जब अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, संबंध है, कि हम सब बढ़िया लेते हैं, खराब देते हैं। जब हम पॉजिटिव यूटिलिटी लेते हैं तो निगेटिव यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव यूटिलिटी हमको चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए, प्रॉब्लम। तो चार्ल्स डी कोलस्टॉड और दूसरी परिभाषा ये कहते हैं कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का काम केवल यह नहीं है कि पर्यावरण और अर्थशास्त्र के संबंधों का अध्ययन करे, बल्कि उन उपायों और सुझावों की भी बात करें कि कैसे इस विरोधाभास को हम संभालें, कैसे हम उन उपायों और सुझावों की बात करें जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए, पॉजिटिव यूटिलिटी भी मिल जाए, और जो निगेटिव यूटिलिटी पैदा हो रही है वह भी कम से कम हो, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो जाए। इस दृष्टिकोण से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था
जब हम इकोनॉमिक लिटरेचर पर जाते हैं तो इकोनॉमिक लिटरेचर में हमको दो तरीके के दृष्टिकोण दिखते हैं। पहला दृष्टिकोण स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का है। और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के अंतर संबंध का अध्ययन किया, उसमें वो एक चीज़ पर चूक गए थे कि वास्तव में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का जो अंतर संबंध मैटर और एनर्जी के फ्लो से है, हम क्या लेते हैं क्या देते हैं, इसको उन्होंने ना पहचाना, ना बताया, ना स्वीकार किया। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की सारी बात इस सोच पर केंद्रित थी, इस विचार पर केंद्रित थी कि जो कुछ भी संभव है वो तकनीक, ज्ञान और कौशल से है। सो लॉन्ग एज देयर इज टेक्निक, नॉलेज एंड स्किल, तो इसकी सहायता से हम बराबर लगातार ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं पैदा कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें पैदा कर सकते हैं जिससे इंसान को, अर्थव्यवस्थाओं को, अपने कामों को संचालित करने में कोई कमी नहीं होगी। उनका बेसिक नोशन था कि जो नेचुरल कैपिटल है या जो नेचुरल गुड्स हैं, जो पर्यावरण वस्तुएं और सेवाएं हमको देता है, उनकी अगर कोई कमी होती है तो वह कमी कोई एक समस्या नहीं है। स्कैसिटी ऑफ नेचुरल कैपिटल, स्कैसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉट ए प्रॉब्लम बिकॉज दिस स्कैसिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई मैन मेड रिसोर्सेज और मैन मेड कैपिटल। अर्थात अगर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है तो उसको हम मानव निर्मित संसाधनों से पूरा कर सकते हैं। सो नेचुरल रिसोर्स स्कैसिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम। जो कम होगा हम कंपेंसेट कर देंगे। और इस बात की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक ज्ञान, कौशल, तकनीक, विज्ञान, साइंटिफिक डेवलपमेंट हैं, तब तक इंसान नए नए तरीके के मैन मेड रिसोर्सेज पैदा करता रहेगा और उनकी सहायता से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल कैपिटल की कमी है उसको पूरा कर देंगे। सो मैन मेड रिसोर्सेज और मैन मेड कैपिटल इज सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज। तो उनके लिहाज से स्कैर्सिटी ऑफ प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता, यह कोई समस्या नहीं है। यहाँ इस बात को पहचानने में जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, वो एक बात को इग्नोर कर गई कि जो एनवायरनमेंट है और इकोनॉमी है वो इंटर रिलेटेड है एंड इट इज़ इंटर रिलेटेड थ्रू फ्लोज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स आती है तो वो बताती है नहीं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की दूसरी कमी ये थी कि उन्होंने बहुत ही सतही तौर पर पर्यावरण और अर्थशास्त्र के संबंधों का अध्ययन किया, यह जानने की कोशिश नहीं की कि अंदरूनी तौर पर दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स लंबे समय तक चलती चली आई, लेकिन 60 के दशक में जब पर्यावरणीय समस्याएं उभरी तो उनका माकूल जवाब स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में हमको नहीं मिला। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र, जिसकी ओरिजिन्स फिजियोक्रेट्स के समय से हैं और इसके दो रूप हैं। एक पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र वो जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर एनवायरनमेंट की स्टडी करती थी, ये उसका ओल्ड या पुराना रूप था। लेकिन इसी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने एक अपना नया रूप पाया, मॉडर्न अप्रोच ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स 1960s से,
जब उन्होंने वह काम किया जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स ने नहीं किया, और वह काम था एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के अंतर संबंध की व्याख्या सही तरीके से करना, जिसने इकोनॉमिक लिटरेचर को न केवल एक सही बात बताई बल्कि भावी नीतियों के निर्धारण के लिए एक सही दिशा भी दी। जब इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की बात आती है तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि देखिए, जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स है जिसने माना था कि पर्यावरण और अर्थशास्त्र अलग अलग हैं और जो कुछ भी स्कैरसिटी होगी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा कर देगा मानवीय वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करके, वो भूल गए कि दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक का प्रभाव दूसरे पर, दूसरे का प्रभाव पहले पर पड़ता है। लेकिन जब इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने इसकी व्याख्या की तो उसमें इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स और इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट किया गया। खूबी इस ब्रांच की ये है कि इसने अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के अंतर संबंध की व्याख्या करने में इस बात का बाखूबी ध्यान रखा, हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी एंड हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी इंटीग्रेटेड, क्योंकि ये भी एक विरोधाभास है। इकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मानवीय कल्याण के हैं, सोशल वेलफेयर के हैं, जनमानस के हैं, सबके कल्याण के हैं, और इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जन कल्याण के नहीं, कई जगहों पर प्रोडक्शन की थ्योरीज, प्रोड्यूसर के वेलफेयर की हैं, कंज्यूमर की थ्योरीज कंज्यूमर के वेलफेयर की हैं। इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स सबके लाभ की बात करती हैं, लेकिन आर्थिक सिद्धांतों में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ों को लें तो उसमें वो व्यक्तिगत स्वार्थों की बात करती हैं। तो जब इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने इन्वायरमेंट और इकोनॉमी की स्टडी को किया, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसीलिए इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का मूलभूत हाथ है। द बेसिक और द बैकबोन ऑफ लॉजिक्स and concepts to establish environmental economics, that contribution goes to ecological economics. फंडामेंटल तौर पे उन्होंने पहले बताया कि ध्यान रखिए, जैसा कि स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स ने कहा है कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट ये है और यहाँ कहीं भी इन्वायरमेंट में कोई कमी होगी तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा, यहाँ वस्तुएं इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नो, पहले ये देखिए, ये दोनों अलग नहीं हैं। ह्यूमन इकोनॉमी इज ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंट और बायोस्फीयर। इफ दिस इज बायोस्फीयर वेयर वी लिव इन, तो इस पूरे बायोस्फीयर जिसको हम पर्यावरण कह सकते हैं, हमारे चारों ओर का एरिया, हमारी इकोनॉमी इसके अंदर है। ह्यूमन इकोनॉमी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर और एनवायरनमेंट। ह्यूमन इकोनॉमी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ और ए स्मॉल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एंड हाउ दे आर रिलेटेड? ये ह्यूमन इकोनॉमी है, प्रोडक्शन कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ होती हैं। कहाँ से होती हैं? वी टेक, दिस इज बायोस्फीयर। सोलर एनर्जी कॉन्स्टेंटली आ रही है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, किसके लिए? प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए।
प्रोडक्शन कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ हो रही, पॉजिटिव यूटिलिटी जनरेट हो रही है, लोगों का फ़ायदा हो रहा है, और हर प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ का एक इनएविटेबल बाई प्रोडक्ट है जिसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप उत्पादन और उपभोग की क्रियाएं करेंगे तो कुछ पैदा होगा, कुछ निकलेगा, और वो है वेस्ट। और वेस्ट कहाँ जा रहा है? जिसके अंदर आप हैं, यहाँ से लिया अच्छा, और उसके बाद प्रोडक्शन कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ के बाद दिया कहाँ? वो भी एनवायरनमेंट में। दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप। So, environment and economy are interrelated, and human economy is an integral part of environment, and both are related through flows of matter and energy. Human economy gets constant solar energy to survive, and a lot of renewable and non-renewable resources for production and consumption activities, जिनके बिना अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। और अर्थव्यवस्था जितना ज़्यादा कंजम्पशन करती है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, उतना ज़्यादा रिसोर्स लेती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा वेस्ट जनरेट करती है जो एनवायरनमेंट में जाता है, जो निगेटिव। इस बात को, इस लॉजिक को, एनवायरनमेंट इकोनॉमी के इस रिलेशनशिप को इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने जो डिफाइन किया, उसमें इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के जो कई अर्थशास्त्री, उसमें केनेथ ई बोल्डिंग ने सबसे पहले इस बात को कहा 1967-68 में, वी हैव टू चेंज अवर परसेप्शन फ्रॉम काउबॉय इकोनॉमी टू स्पेसमैन इकोनॉमी। हमको अपनी विचारधारा और सोच को बदलने की ज़रूरत है। कहाँ से? काउबॉय इकोनॉमी से स्पेसमैन इकोनॉमी में। अर्थात काउबॉय इकोनॉमी का कंसेप्ट ये कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो असीमित है, प्रकृति के जो संसाधन है दुधारू गाय के समान है, दूधते जाइए, कोई कमी नहीं होगी। नो। स्पेसमैन इकोनॉमी का कंसेप्ट ये है, थिंग्स आर लिमिटेड। तो केनेथ ई बोल्डिंग ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के विषय में एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है वो सीमित है, असीमित नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग। सब चीज़ों पर निर्भर करती हैं। इसका अर्थ है एनवायरनमेंट और इकोनॉमी में, इकोनॉमी की चीज़ें एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट की चीज़ें इकोनॉमी को प्रभावित करती हैं। एक चीज़ की अगर कमी होती है तो कोई दूसरी चीज़ उसको पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि हम जितना चाहें, जैसा चाहें, अंधाधुंध तरीके से जो भी चाहें संसाधनों का उपयोग करते जाएं और सब चलता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। केनेथ ई बोल्डिंग ने इस बात को 1967-68 में स्थापित किया। बोल्डिंग की जो विचारधारा थी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स की, इसी पर एक मॉडल डेवलप हुआ 1969-70 में, जिसको मटेरियल बैलेंस मॉडल या पदार्थ संतुलन मॉडल कहते हैं। आयरस और नीज ने इस मॉडल को डेवलप किया, और पदार्थ संतुलन मॉडल, मटेरियल बैलेंस मॉडल, इस बात को बताता है how economy and environment are related. Material balance model is related to interrelationship of environment and economy given by ecological economists on the basis of theory of Kenneth E. Boulding. आयरस एंड नीज ने ये जो मॉडल दिया, उन्होंने इस मॉडल में बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यह बताया कि यह अर्थव्यवस्था और पर्यावरण कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। जब इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स का मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा था, उस समय तक साइंटिफिक टेम्पर में जो वैज्ञानिक वर्ग था, जो वैज्ञानिक विश्व था, उसमें थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के 2 नियम स्थापित हो चुके थे। नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा के संरक्षण
का नियम, दूसरा लॉ ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का नियम। इन्हीं दोनों नियमों की सहायता से आयरस और नीज ने मटेरियल बैलेंस मॉडल की व्याख्या की और उन्होंने कहा जिसको बात सामान्य तरीके से समझ में ना आ रही हो वो वैज्ञानिक तरीके से इस बात को समझे कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम ये कहता है कि ना ही आप पदार्थ और ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है हम अगर ह्यूमन इकोनॉमी हैं, हम इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज ले रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका एंड प्रोडक्ट वेस्ट है, बाई प्रोडक्ट है। तो जो आप ले रहे हैं उसकी एक शक्ल है और जो आप पर्यावरण को वापस दे रहे हैं वेस्ट में वो दूसरी शक्ल है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। सो मोर प्रोडक्शन मोर कंजम्पशन मीन्स मोर वेस्ट एंड मोर प्रॉब्लम, पहले नियम से। दूसरी बात, लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है एंट्रोपी मीन्स अनअवेलेबिलिटी। एंट्रोपी का नियम यह बताता है कि जब कभी भी उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया में हम पर्यावरण से कुछ लेते हैं तो पर्यावरण से जो पदार्थ लेते हैं उसका अवस्था परिवर्तन होता है, और जब पदार्थों का अवस्था परिवर्तन होता है तो ये सिंगल डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल चीज़ है। कोयला से राख बनती है लेकिन राख से कोयला वापस नहीं बनता है, और जब कोयले से राख बनती है तो ये एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि राख कोयले में वापस नहीं बदल सकती, अनअवेलेबिलिटी। वैज्ञानिक रूप में होता क्या है कि जो स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज्ड मैटर है, जो बहुत ही सशक्त संगठित संरचना वाला, रासायनिक संरचना वाला मैटर है, विच इज वेल ऑर्गेनाइज्ड केमिकली मैटर, कोयला, वो कन्वर्ट होता है किसमें? लूजली ऑर्गेनाइज्ड केमिकल स्ट्रक्चर वाला राख। जब कभी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर लूजली ऑर्गेनाइज्ड मैटर में कन्वर्ट होता है वो वापस नहीं जाता है, और इस प्रक्रिया में, इस अवस्था परिवर्तन में यह एक दिशी है। कोयले से राख बनेगी, राख से कोयला नहीं बनेगा, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, एंड दैट हीट विल गो इनटू द एनवायरनमेंट। इस बात के दो इम्प्लीकेशंस हैं। पहला इम्प्लीकेशन, आपने जिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नेचर से ले लिया प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ में, वो ख़त्म हो गए। कोयला राख बन गया, अब राख कोयला नहीं बनेगा। पेट्रोल जल गया, अब जला हुआ पेट्रोल वापस पेट्रोल नहीं बनेगा। गैस यूज़ हो गई, यूज्ड गैस वापस गैस नहीं होगी। पहला नुकसान, जो रिसोर्स चला गया वो वापस नहीं आएगा, और यहाँ पर स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स की आलोचना भी है। जो रिसोर्स वापस नहीं आएगा, पेट्रोलियम की जो चीज़ है वो चली गई, वापस नहीं आएगी। कोयला जल गया, राख हो गया, वापस नहीं आएगा। कैसे मैन मेड रिसोर्स से उसको आप पूरा कर देंगे? कौन सा मैन मेड रिसोर्स ले आएंगे जो उसको पूरा कर देगा? दूसरी बात, एक तो जो रिसोर्स था, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा रिसोर्स ख़त्म होंगे और चले जाएंगे, और ये प्रॉब्लम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा है। उनकी कमी होती जाएगी और उनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और दूसरा नुकसान क्या होगा इस प्रक्रिया में? हीट जनरेट होगी जो एनवायरनमेंट में जाएगी। जितना ज़्यादा कोयला जलाएंगे, जितना ज़्यादा और चीज़ें जलाएंगे, गैसेस पैदा होंगे, CO2 वगैरह वगैरह वगैरह, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में देखते हैं कि 6 तरीके की ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कहाँ से आई? प्रोडक्शन कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ में। जब पदार्थ का अवस्था संक्रमण हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, खत्म हो गया, वापस नहीं आएगा, ऊष्मा और पैदा हुई। सो एंट्रोपी का नियम सीधा सीधा ये बता देता है कि पदार्थ खत्म होंगे
और जैसे जैसे ज़्यादा आर्थिक क्रियाएं होंगी प्रोडक्शन और कंजम्पशन की, वैसे उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी जो एनवायरनमेंट में जाएगी। दैट इज़ अ चीफ रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। तो मटेरियल बैलेंस मॉडल से जो सबक सामने आया, जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने कहा कि एक चीज निश्चित है कि जिस तरीके से, जिस पेस से, जिस तरीके से हम आर्थिक क्रियाओं का संचालन कर रहे हैं, जिस तरीके से विश्व में प्रोडक्शन और कंजम्पशन की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है, यह मॉडल यह अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संबंध ये बताते हैं कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसे देखना होगा। और इसी बात पर आधारित जब ये बात कही गई, तो इसी बात पर जो आयरस और नीस का मटेरियल बैलेंस मॉडल था, इसी बात पर आधारित एक बात आई, एनवायरमेंटल फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के आर्थिक कार्य। मटेरियल बैलेंस मॉडल के आधार पे 4 पर्यावरण के ऐसे कार्य बताए गए जो वो अर्थव्यवस्था के लिए करता है। इसीलिए पर्यावरण के इन 4 कार्यों को हम एनवायरमेंटल फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। पहला एनवायरनमेंट का फंक्शन जो इकोनॉमी के लिए है, सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीनीकरण योग्य और नवीनीकरण अयोग्य संसाधनों की आपूर्ति। प्रोडक्शन और कंजम्पशन का काम इसके बिना नहीं चल सकता। नंबर 2, एनवायरनमेंट एक्ट्स एज सिंक फॉर वेस्ट। हम उत्पादन और उपभोग की प्रक्रियाओं के बाद जो एंड प्रोडक्ट वेस्ट निकालते हैं, सॉलिड वेस्ट, गैसेस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, वो कहाँ जाता है? पर्यावरण में। पर्यावरण हमारे वेस्ट को सहने के लिए कूड़ेदान का काम करता है। सेकंड फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एक्ट्स एज सिंक। थर्ड, एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारे लिए एक जीवन सहायक प्रणाली वो देता है बिना मांगे। स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, रिच बायोडाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, उनकी प्रजातियाँ, वेराइटीज, इस सब का जो क्लस्टर है, समूह है, दिस इज बायोडाइवर्सिटी। ये प्रकृति हमको दी है, जमीन के ऊपर भी, जमीन के अंदर भी, पहाड़ों में भी, रेगिस्तानों में भी। रिच बायोडाइवर्सिटी, एन इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एम्बियोटिक कंपोनेंट्स। फोर्थ, एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन। दूर निकल जाइए पहाड़ों में, मैदानों में, प्राकृतिक स्थलों में, बैठिए, घूमिए, एक अजीब सा आध्यात्मिक संतोष। एनवायरमेंट, एस्थेटिक वैल्यू, एंटरटेनमेंट वैल्यू। हम पहाड़ों में, हम मैदानों में, हम कई तरीके के प्राकृतिक श्रम स्थलों में भ्रमण के लिए जाते हैं लाखों रुपया खर्च करके। एक एस्थेटिक वैल्यू है एनवायरनमेंट की हमारे लिए, एक एनवायरनमेंट, एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है एनवायरनमेंट की हमारे लिए, एक सेटिस्फैक्शन, संतोष हमको देखता है एनवायरनमेंट। ये 4 फंक्शन, ये 4 फंक्शंस पर्यावरण के ऐसे हैं जो मानवीय अर्थव्यवस्था के लिए करता है, मनुष्यों के लिए करता है। इसीलिए पर्यावरण के इन 4 क्रियाओं को हम इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। खास बात यह है, पर्यावरण अपनी ये 4 क्रियाएं बिना आपके मांगे, बिना आपके पूछे, आपको उदारता से देता है, ये कहते हुए कि आपको नहीं पता है, लेकिन मेरे दिए बिना आपका काम नहीं चलेगा।
यही उदारता जो वो करता है। लेकिन हम जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, तो बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्टिविटीज़ का ज़्यादा बढ़ना। ऐसे में पर्यावरण सामान्य तरीके से जो अपनी 4 क्रियाओं का संपादन कर रहा था, उसकी चारों क्रियाओं के सामान्य संपादन में बाधा आती है, दबाव पड़ता है, और पर्यावरण अपनी चारों क्रियाओं के संपादन में अपने आप को धीरे धीरे अक्षम महसूस करने लगता है। और जब पर्यावरण अपनी क्रियाओं को प्रदान करने में अक्षम महसूस करने लगता है, तो क्या होगा? जो संसाधन वो दे रहा था, उसके देने की रफ्तार की तुलना में आपने उसके उपभोग की रफ्तार बढ़ा दी। सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाधा आएगी। रिसोर्स स्कैर्सिटी, संसाधन दुर्लभता, कमी पहली प्रॉब्लम। पेट्रोल की कमी, कोयले की कमी, गैस की कमी, और दूसरी, आपने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन, कंजम्पशन और आर्थिक क्रियाएं की कि इतना ज़्यादा एंड प्रोडक्ट वेस्ट हुआ कि जितना प्रकृति, जितना पर्यावरण सहन कर सकता था, वायु जितना पर्यावरण सहन कर सकता था, आपका कूड़ा, आपकी गैस, आपका गंदा पानी, वो तो उसने समाहित कर लिया। अब उसकी सीमा के बाहर कूड़ादान भर गया। अब कूड़ा आपके सर पे पड़ेगा। सर पे पड़ने का मतलब, जब पर्यावरण अपने सिंक फंक्शन को करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसका रिजल्ट होता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन वगैरह। तीसरा, पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, ना आपको फ्रेश एयर मिलेगी, ना आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, जैव विविधता की भी हानि होगी। जो नेचुरल सपोर्ट सिस्टम इन्वायरमेंट ने दिया, उसका काम भी खराब, वह भी अक्षम। चौथा, पहाड़ों में, मैदानों में, सुरम्य स्थलों में जो शांत प्रकृति वातावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल को देखकर आपको आत्मिक संतोष, आध्यात्मिक संतोष मिलता था, सब प्रदूषण हो गया, वह भी नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट वैल्यू भी नहीं मिलेगी एनवायरमेंट प्लेसेस पर। अर्थात पर्यावरण अपने चारों कामों को करने में जब असमर्थ होता है, जब पर्यावरण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं की वजह से अपने चारों कामों को करने में असमर्थ होता है, तो इसको एनवायरमेंटल क्राइसिस कहते हैं, इसको पर्यावरणीय संकट कहते हैं। और यह वह स्थिति है जो हमको वैश्विक स्तर पर 1960 के दशक में दिखने लगी। तभी विकसित देशों के जो स्टेक होल्डर्स ने, उन्होंने चिंता की और सोचा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका कारण क्या है। कारण पता चल गया, जो मैंने अभी बताया। और जब कारण पता चल गया कि ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्यों है, क्योंकि इन्वायरमेंट अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसका कारण कौन है? कारण हम हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तब कहा गया अब क्या करें, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमको चाहिए, हर देश को चाहिए, जीडीपी बढ़ाना है और चीज़ें, हर आदमी चाहता है यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन ये तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस की बात कुछ ऐसी आ गई जो बताती है ऐसे लंबे समय तक नहीं चलेगा। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने इस्टेब्लिश कर दिया। तब क्या करें? हम तो अंधाधुंध प्रोडक्शन, कंजम्पशन कर रहे हैं, मुख्य रूप से विकसित देश। उस समय इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, और ये प्रूव हो रहा है कि ऐसा करते रहे तो ये धंधा लंबे समय तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमको तो दोनों चाहिए, आर्थिक विकास भी चाहिए, गुणवत्ता भी चाहिए। तो आर्थिक विकास तो मिलता जाएगा, गुणवत्ता नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम इन्वायरमेंट की जो आ रही है, एक समस्या आ गई। और इसी इन्वायरमेंटल क्राइसिस के कंसेप्ट ने पूरे वैश्विक समुदाय को यह सोचने पर विवश कर दिया कि हम आर्थिक क्रियाओं का संचालन कैसे करें। और यही बात आधार बनती है कि विश्व ने यह सोचना प्रारंभ किया कि हम
आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक विकास की क्रियाओं का प्रोडक्शन कंजम्पशन को किस तरीके से करें जिससे कि हमको दोनों मिल जाए जो हमें चाहिए, प्रोडक्शन कंजम्पशन भी मिल जाए, पॉजिटिव यूटिलिटी भी मिल जाए, डेवलपमेंट भी हो जाए, और पर्यावरणीय संकट, एनवायरमेंटल क्वालिटी पर जो निगेटिव असर है वो भी कम से कम हो जाए। हाउ टू मेक अ बैलेंस, एंड दिस बैलेंस चॉइस लेड टू द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी सोच ने धीरे धीरे वैश्विक समुदाय को इस बात की ओर इंगित किया कि सोचिए कि आर्थिक विकास का तरीका क्या हो, प्रोडक्शन कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ का पैटर्न क्या हो, जिससे हमें उत्पादन, उपभोग और आर्थिक विकास की प्राप्ति भी रहे, और साथ साथ जो एनवायरनमेंट पर बुरा असर पड़ रहा है वह भी कम से कम हो। एंड दैट लेड टू द genesis of concept of sustainable development.